प्रदेश के कुछ किसान भाई कृषि में प्रयोग होने वाले प्रमुख आदान रासायनिक उर्वरकों को खरीदते समय अक्सर ठगी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको दुकानदारों द्वारा नकली उर्वरक बेच दिया जाता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को आने वाले समय में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इन उर्वरकों को खरीदने से पहले रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता की जांच कैसे करें, इस बारे में समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि जो रसायन हैं, जो खाद हैं, खाद खरीदते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और उनको जो है हम अपने लेवल पे किसान भाई कैसे जो है उसको जो है परीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय जब खाद का सीजन आता है तो अभी से किसान भाई अपना जो है खाद की व्यवस्था करना शुरू कर दें। बचता। दूसरा हमारा जो उर्वरक है वो डीएपी जो डाई अमोनियम फास्फेट आता है और इसका जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का ये मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं डीएपी का। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्योंकि ये महंगा भी पड़ता है तो इसमें इसकी जो पहचान हमको करनी है कि एक तो ये दानेदार होता है और इसके जो दाने रहते हैं वो गोल रहते हैं और काले भूरे रंग के रहते हैं और कुछ बादामी रंग लिए हुए। दूसरा इसको जो इसकी जो हम पहचान अगर करें तो हम देखेंगे कि इसको अगर तवे पे रखते हैं तो इसका जो है फूला बन जाता है। इसका मतलब तवे पे रखने पे अगर फूला बनता है तो ये अपना शुद्ध है। तो इसकी जो डीएपी की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा इसमें पोटास आता है, तो पोटास भी हमारा जो है मुख्य पोषक तत्व है और इसकी जो है जहाँ जिन क्षेत्रों में कमी है वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से हमारे दाने जो है हल्के रह जाते हैं और कीड़े बीमारियों का असर भी होता है। ये प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आइए अब बात करें म्यूरेट ऑफ पोटाश की शुद्धता के पहचान के संबंध में। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP सफेद कणाकार पिसा हुआ लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश के दाने नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि पानी में घोला जाए तब खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता है। और तीसरा जिंक सल्फेट है। देखिए जिंक सल्फेट में हम मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट होती है, तो हम देखते हैं कि जब जिंक सल्फेट को अगर हम जो है डीएपी के साथ मिलाएं तो आप देखेंगे कि उसमें जो है थक्का सा जम जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो हमारा शुद्ध है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिला हुआ है। तो इस तरह से हम जिंक सल्फेट की भी पहचान जो है हम कर सकते हैं। आप जो है इस तरह से ये आप अपने स्तर पर ये पहचान कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो खाद है आपको ये भी देखना है, क्योंकि उस पर पैकिंग की डेट भी पड़ी रहती है
और उसमें अवसान तिथि जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी पड़ी रहती है। तो वैसे जो जितने भी डीएपी, यूरिया, पोटास हैं इसमें एक्सपायरी का झंझट नहीं रहता है, लेकिन जिंक सल्फेट है या अन्य जो हमारे जो आजकल बायो फर्टिलाइजर हैं या अन्य जो उर्वरक आ रहे हैं उनमें जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो है कब तक हम प्रयोग कर सकते हैं उसको, वो दोनों डेटें उस पर रहती हैं। तो जब भी आप बिल लें तो उस पर भी आपका बैच नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि बैच नंबर अगर उस पर मेंशन किया गया है तो फिर वो आपको गलत चीज़ नहीं दे सकते। तो आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप पैसा खेती में लगा रहे हैं उसका पूरा लाभ आपको जो है मिलेगा। वर्षा ऋतु के दौरान पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोग पनपने लगते हैं, जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता घट जाती है। साथ ही कई बीमारियों के कारण पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए आगामी समय में यह बीमारियां पशुओं में नहीं आए, इसके लिए पशुओं में अभी से ही टीकाकरण करवाना जरूरी होता है। तो किस बीमारी के लिए कौन सा टीका लगवाना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर रंजन कुमार। तो मैं पशुपालकों को, हमारे देश के पशुपालकों को ये बताना चाहता हूँ कि पशुओं में भी मनुष्य की तरह कुछ मुख्य बीमारी है और उसका टीकाकरण भी उपलब्ध है मार्केट में। तो कौन कौन से मुख्य बीमारी है, उसके लिए कौन सी टीका देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, उसके बारे में मैं किसान भाई को बताना चाहता हूँ। प्रदेश के जो किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं उनके लिए बरसात का मौसम काफी परेशानियों से भरा होता है, क्योंकि इस समय पशु सबसे अधिक संक्रमित रोगों की चपेट में आते हैं। ऐसे संक्रमित रोगों में से आज बात कर रहे हैं गलघोटू रोग की। गलघोटू गाय और भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक और छूत रोग है, जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। ये गायों की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। ये रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं को अपने चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, गले में सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ होना और सांस लेते समय घर घर की तेज आवाज होना आदि शामिल है। एचएस मतलब हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको हिंदी में गला घोटू भी कहते हैं। ये गला घोटू भी बरसात में सभी में ये बीमारी बहुत ही फैल जाती है। इसकी भी टीका बरसात से पहले साल में एक बार गला घोटू का टीका अवश्य दिलाना चाहिए। ये टीका बहुत ही सस्ते दाम पे, एक पशु पे मुश्किल से 5 से 10 रुपया खर्च आता है और ये जीवाणु जनित रोग है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसका टीका साल में एक बार, और टीका का नाम, जो बीमारी का नाम है एचएस का टीका, या किसान भाई गला घोटू का टीका मार्केट में बोलेंगे तो गला घोटू का टीका मिल जाएगा। दूसरा बीमारी होता है एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं खुराहा, खुरपका मुंहपका भी कहते हैं। तो इस बीमारी से रोकथाम के लिए साल में हम लोग तो बताते हैं कि 2 बार कम से कम टीकाकरण करनी चाहिए, 1 फरवरी में, 1 सितंबर में, 6 मंथ के अंतराल पे करना चाहिए। लेकिन किसान भाई अगर एक बार भी टीकाकरण साल में कर लेते हैं तो कम से कम आपकी गाय सेव हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। तीसरी बीमारी है बीक्यू, ब्लैक वाटर, जिसको हिंदी में लंगड़ी कहते हैं। ये भी बरसात में बहुत ही पशु को होता है। इसका लक्षण क्या है, पशु जो है पीछे पैर से लंगड़ाने लगती है। तो इसका भी टीका बाजार में बहुत सस्ते दाम पे उपलब्ध है। इसकी भी टीका मई तक में पशु को दे देना चाहिए। बरसात आने से पहले साल में एक बार टीका ये दे देना चाहिए। गिल्टी रोग, ये एक बहुत ही भयंकर जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। गांव में इस घातक छूत रोग को गिल्टी रोग के अतिरिक्त जहरी बुखार, प्लीहा बुखार, बाघी आदि नामों से भी जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे एंथ्रेक्स कहते हैं। ये बीमारी गाय, भैंस, भेड़ बकरी, घोड़ा आदि में होती है। रोग का गंभीर रूप आने पर पशु के मुंह, नाक,
कान, गुद्दा तथा योनि से खून बहना प्रारंभ हो जाता है। रोगी पशु कराहता है, वह पैर पटकता है। बीमारी के इस स्थिति में आने पर पशु मर सकता है और इस रोग से बचाव के लिए नियमित रूप से पशुओं को टीकाकरण पशु चिकित्सक की सहायता से कराना चाहिए। और टीका तो उपलब्ध मतलब टीका है, लेकिन वो सभी जगह, जैसे एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स का भी टीका है, लेकिन वो किसान भाई सभी जगह उपलब्ध नहीं है। बड़े बड़े मतलब राजधानी लेवल के शहर में उपलब्ध है। तो अब मैं ये किसान भाई, ये 3 बीमारी से कम आप टीकाकरण अवश्य कीजिए। टीका किसान भाई जब भी खरीदें आप दुकानदार से बिल वोचर जरूर लें। दूसरा, टीका हमेशा स्वस्थ पशु को कीजिए। ये नहीं कि बुखार है किसी को डायरिया है, वो उस पशु को आप अवॉइड कीजिए टीकाकरण करने से। तीसरा, टीकाकरण जब भी कीजिए तो सुबह या शाम, चूंकि टीका एक जानवर का नहीं मिलता है, एक भाइल में 10-20 जानवर का हो जाएगा। तो 10-20 किसान से संपर्क करके आप टीकाकरण को एक भाइल लाइए और तुरंत इमीडिएट कीजिए। तो इन सब बातों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक बात की, प्रेग्नेंट जो गर्भवती जानवर है उसका टीकाकरण डॉक्टर की सलाह पे ही कीजिए। उसका भी टीकाकरण करते हैं, लेकिन कितने महीने की प्रेग्नेंट है इस सबको देख के डॉक्टर से सलाह लेके। हाँ, किसान भाइयों को ये मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में एक पशुपालक विशेषज्ञ रहते हैं। अगर वहाँ पे आपकी कोई समस्या पशुपालन में हो तो वहाँ से आप तकनीकी सहायता ले सकते हैं। अगर वहाँ पशुपालन वैज्ञानिक नहीं हो तो निकटतम हर एक प्रखंड में एक वेटनरी डॉक्टर होते हैं, उससे आप अपनी तकनीकी सहायता ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, बारिश का पानी खेत से बहकर नदी नालों द्वारा समुद्र में चला जाता है। यदि हमारे किसान भाई इस वर्षा जल का सही तरीके से संग्रहण कर लें तो खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही साथ दिनों दिन गिरते भूजल स्तर को रोकने में भी सहायता मिलेगी। तो कैसे करें वर्षा जल संग्रहण, इस बारे में जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी बरसात का पानी है वो खेत का पानी खेत में ही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज़मीन में अगर डाल देंगे तो वो पानी एक तो सुरक्षित रहेगा, जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, और आगे जो भूजल स्तर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है उसको कहीं न कहीं रोकने में हम कुछ सक्षम हो पाएंगे, कुछ योगदान दे पाएंगे। वर्षा जल संग्रहण के लिए उपयुक्त स्थान हर गांव में कहीं न कहीं ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह मिल जाता है जहां की काफ़ी क्षेत्र का पानी बरसात के दिनों में इकट्ठा होता है। उसके एकत्रित होने से जो एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस जगह की फसल जो है मर जाती है। उस दशा में हम किसान भाइयों के सलाह दें कि उस स्थान पर जो सबसे नीचा स्थान है जहाँ पानी एकत्रित होता है वहाँ रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जिससे कि हम वो बरसात का पानी जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है, उसको नीचे डालकर उसको हम सुरक्षित एक्यूफर में जमा कर लेंगे। उस रिचार्ज स्ट्रक्चर से उतारते हैं तो ये ध्यान रखें कि उस समय या तो पूरे एरिया में बहुत पानी हो, ताकि यदि कोई दवाई या कोई चीज़ का छिड़काव हुआ तो वो जो है वो उसकी सांद्रता बहुत कम हो जाए, या अगर उस स्थिति में न डालें, कभी दवाई वाई कभी खेत में डाली गई हो, और कोई ऐसा ट्यूबवेल जो कि उस क्षेत्र का वाटर टेबल नीचे जाने के वजह से खराब बंद पड़ा हुआ है और पाइप लगी हुई है, तो उसका इस्तेमाल सबसे सुरक्षित है, क्योंकि उसमें हम पानी एक्वीफर में वहाँ डालते हैं जहाँ से हम पानी नहीं निकालते हैं, वो सूखा हुआ है, लेकिन चूंकि वो कई सालों तक चला तो वहाँ रेसे बने हुए हैं, पानी का भंडारण संभव है और वो पानी सुरक्षित रूप से पहुँचेगा। तो आप एक तरह से उपयोग भी कर लेंगे और कोई इन्वायरमेंटल खतरा भी नहीं होगा। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, नया स्ट्रक्चर लगाना है तो उसके लिए जो नया बोर बनाना पड़ेगा, और बोर बनाने के बाद
सबसे पहले उसकी हौदी बनाएंगे। हौदी बनाने के बाद नीचे एक रिचार्ज आर्म बनाते हैं। उसके ऊपर हम फिल्टर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में पानी में मिट्टी और बहुत से कचड़े घुल के आते हैं। बरसात के पानी के साथ जो भी कचरा आ रहा है उसको छान के बाहर करना है, उसको रोकना है, उसको अंदर नहीं जाने देना है। उसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं, छन्नक इकाई लगाते हैं। छन्नक इकाई में हम क्या करते हैं कि नीचे बड़े बड़े बोल्डर, उसके ऊपर छोटी बजरी और सबसे ऊपर रेत की परत डालते हैं। और रेत की परत जो है कम से कम 2.5 फीट मोटी होनी चाहिए। बरसात के तो तुरंत बाद इसको साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा कचरा ऊपर रोक देती है। पहली बरसात के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उसके बाद तो ये सीजन निकाल देती है। ऊपर वाला 10 से 15 सेंटीमीटर वाला जो रेत है उसको निकाल के धो के वापस दोबारा डाल देंगे तो यह स्ट्रक्चर काम करता रहेगा। दूसरी प्रकार के जो हमने बताया कि जो बंद पड़े ट्यूबवेल हैं उनमें सबसे कम खर्चा आता है। उसमें कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आपका ट्यूबवेल ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके ऊपर केवल फिल्टर छानने की एक इकाई बनानी है। छानने के लिए यही फिल्टरिंग यूनिट बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूबवेल ऊपर की जगह पर होता है, वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन आसपास अगर 20, 25, 50 मीटर दूर अगर कोई नीची जगह है जहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ से हम पाइप के द्वारा उस ट्यूबवेल तक ला सकते हैं और छन्नक इकाई उस नीचे स्थान पर बना के और रिचार्ज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसे स्थान का पानी नीचे न जाने दें जो पहले से प्रदूषित हो, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया के पास लगाने से हमें प्रदूषण का खतरा रहता है, इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। गांव के पास बिल्कुल हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि गांव का जो डोमेस्टिक सीवेज है, जो गांव का कचरा है, वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जहाँ भी पानी उपलब्ध है वहाँ पानी नीचे डाल के हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फायदे। देखिए, आपको बताएं कि जो छत पे पानी इकट्ठा होता है उस पानी का रिचार्ज किया जा सकता है, और भारत सरकार का बहुत जोर है इस पर। आपने सुना होगा रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करके, इसमें जो अर्बन स्टेट्स की जो भी स्कीम्स चल रही हैं उसमें ताकि अनिवार्य रूप से आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, और ये सबसे सुरक्षित तरीका है। छत पे किसी भी प्रकार के प्रदूषण का खतरा सबसे कम होता है। 1000 वर्ग फीट की छत से एक बरसाती मौसम में लगभग 1 लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतारा जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में 6.95 pH वैल्यू का पानी मिलता है। यह पानी की गुणवत्ता के मामले में आदर्श माना जाता है। जमीन के नीचे पानी कम होने से उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतनी आसान तकनीक है कि इसमें केवल पीवीसी पाइप और फिल्टर की जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर शहर में कंक्रीट और इससे सब चीज़ ढक गया है, तो रिचार्ज बहुत कम हो गया, सब बह के बाहर निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो यदि उनका हर घर में एक छोटा सा इसी प्रकार का रिचार्ज स्ट्रक्चर लगा दें, बहुत बड़े स्तर पर करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में अगर 2-2.5 इंच साइज का, 3 इंच साइज का भी अगर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगा दें हैंडपम्प की साइज का, तो उसके द्वारा रिचार्ज करके हम अपना योगदान भूजल संवर्धन में कर सकते हैं। जल कैसे बचाएं? जितने जल की जरूरत हो केवल उतना ही इस्तेमाल करें। पानी के इस्तेमाल के बाद नल को कसकर बंद कर दें। जरूरत के मुताबिक ही नल को खोलें। नल लीक करने की स्थिति में मिस्त्री को तुरंत बुलाकर ठीक कराएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मियारा, जिला बारां के मनजोगी कुमार ने। आपने जरबेरा की रोपाई के समय अपनाई जाने वाली जरूरी बातों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
जरबेरा भारत के एक मुख्य कटे पुष्प है जो गुलदस्ता बनाने के लिए और कटे पुष्प के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये देश और विदेश में इसका बहुत मूल्य है, मार्केट में बहुत इसका वैल्यू है। तो इसके लिए जो है, जो पॉली हाउस में उगाने के लिए जो किस्म है वो है तेरेसा, सांगरिया, गौलियत, ये सब जो वैरायटी है बहुत कलर की वैरायटी है, जैसे कि लाल हो गया, पीला हो गया, वाइट हो गया, बहुत कलर का वैरायटी है और बहुत तरह का वैरायटी है। बहुत अच्छे प्रभेद है जो कि पॉली हाउस में लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगर कोई किसान भाइयों बाहर में करना चाहते हैं, ओपन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी है जिसका नाम है आर्का कृषिका, जो बेंगलोर से रिलीज़ हुआ है। वो बाहर में ओपन कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है। वो बाहर में उसको अगर लगाइएगा बेड मेथड में पलवार बिछा के, तो उसमें 400 से 450 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति साल में आपको उपज हो सकता है। तो आप लोग किस्म का चुनाव कीजिए कि कहाँ पे लगाना है, बाहर में लगाना है कि पॉली हाउस में लगाना है, उसके बाद खेती शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, जरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। पॉली हाउस में जो है हम ऊंचा बेड बनाते हैं जिसका जो ऊंचाई होता है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होता है और 2 बेड में अंतर होता है 30 से 40 सेंटीमीटर और लंबाई अपने मर्जी अनुसार होता है, जैसे कि आप 5 मीटर भी कर सकते हैं, 3 से 4 मीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सबसे अच्छा उपज आएगा अगर टपक विधि से सिंचाई करेंगे तब। तो टपक विधि के लिए क्या करना है, आपको लाइन बिछाना है बेड बनाने के बाद, उसके बाद आपको प्लांटिंग करना है, ठीक है ना। और इसका जो प्रवर्धन है वो तो पुत्तल से होता है और इसका जो है लगाने के बाद पहले 1 महीना आपको 12-61-0 जो एनपीके का मात्रा है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार में आपको स्प्रे करना है पहली महीना में लगाने के बाद। तो अच्छे से फूल का क्वालिटी भी जो होगा वो बढ़िया होगा और अच्छा उपज भी आप लोग पा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।